हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी और कैसी चल रही है आपकी हिस्ट्री की तैयारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीन तीन बुक्स को देखकर ऊपर से नीचे तक हिल रहे हो। कई बार ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम में ना ऐसा लगता है कि अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आपको पता ही है बेटा, हिस्ट्री में जो आपका सेक्शन ए आता है उसमें 21 आपके एमसीक्यू आते हैं, जो आपकी तीनों बुक से 7 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आपके 3 नंबर के 6 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से, 2 क्वेश्चन सेकंड बुक से और 2 थर्ड बुक से। और उसके बाद 8 नंबर के 3 क्वेश्चंस होते हैं। कंटेंट बहुत ही कम आता है, लेकिन हम देखते हैं जब हिस्ट्री की हम 3 बुक पढ़ते हैं तो उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई बात नहीं, घबराने की आपको आवश्यकता है नहीं बेटा। एक बार सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी एनसीईआरटी बुक को आराम से पढ़िए, उसको समझिए। क्योंकि हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है ना कि हिस्ट्री ऐसी बेवफा, रात को रटे सुबह सब स्वाहा। तो रटना नहीं है, आपको समझना है। और इस समय मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिनको आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर करके जाना है। तो ये आपकी जो फर्स्ट बुक है जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टर में से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जाना है बेटा, एक बार इनको ज़रूर पढ़ के जाना है। क्वेश्चन सारे करने हैं, लेकिन ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड में आते रहते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए इनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के शवाधान स्थलों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, यानी जब इंसान मर जाता था तो उसको गड्ढों में दफना देते थे। कभी कभी गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी, यानी जो गड्ढे थे उनकी शेप एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई भी की गई थी और कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासियों का मरे हुए लोगों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। फिर भी हमें कुछ कब्रों में जैसे आभूषण मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़रूर वो कोई अमीर लोग होंगे, इसीलिए उन्होंने ये बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ पर दफना दी थी। दूसरा प्रश्न है आपका, हड़प्पा बस्ती में प्रयुक्त विशाल स्नानागार की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि दुर्ग में हमें एक तो अन्नगार मिला है और दूसरा है आपका विशाल स्नानागार। तो इसकी विशेषता का वर्णन करते हैं कि विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, रेक्टेंगुलर है ये, जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध भी किया गया था, यानी ये कच्चा नहीं था, इसको अच्छी तरह से ईंटों को जमाकर फिर उसके ऊपर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया था, यानी सीमेंटेड था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा कुआं भी था। इसका मिलना इस बात का संकेत करता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। अब तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा की जल निकासी का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप देखोगे कि हर साल 1-2 साल छोड़ छाड़ के ये क्वेश्चन आता ही ज़रूर है। बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम जब विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी जल निकासी। कि आज जो हम देखते हैं ना कि नालों का निर्माण किया जाता है, तो वो चीज़ें उस समय हड़प्पा के लोगों को भी इसके बारे में पता था। हड़प्पा में सड़कें और गलियों को एक ग्रिड पैटर्न से, ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी राइट एंगल पर काटते थे। दूसरा, पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था, यानी पहले से ही प्लान कर लिया करते थे कि घर बनाने से के साथ साथ गलियाँ और नालियाँ होंगी। तीसरा है, घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी होती थी। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ भी बनाई गई थी, और जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि हड़प्पा के लोग बहुत अधिक सफाई को पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे। हमने पढ़ा था 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली था मगध।
अब मगध क्यों शक्तिशाली महाजनपद था, उसके बहुत सारे कारण थे। पहला, उपजाऊ भूमि। मगध की जो ज़मीन थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ पर जो फसल थी वो बहुत अच्छी होती थी। दूसरा है लोहे की खदानें। लोहे की खदानें वहाँ पर उपलब्ध थी, जिससे हथियार और दूसरी चीज़ें, औजार वगैरह बनाया जाता था। तीसरा था जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, यानी कि हाथी जो उस समय युद्ध में बड़े काम आते थे, तो ये वहाँ पर मगध में ईजिली अवेलेबल होते थे। नेक्स्ट है नदियों द्वारा यातायात। गंगा और उसकी सहायक नदियों से आवागमन सस्ता भी था और सुलभ भी था। योग्य और महत्वाकांक्षी शासक। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासक हुए, जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाए रखा। लास्ट पॉइंट है सुरक्षित राजधानियाँ। मगध की 2 राजधानियाँ थी बेटा। प्रारंभिक थी राजगाह, जिसका अर्थ था राजाओं का घर, और बाद में इसे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये आपको हेडिंग्स डाल के थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और अशोक मौर्य वंश से ही संबंधित था। अब हमें मौर्य वंश के बारे में जो कुछ भी पता चलता है, ये कहाँ से पता चलता है? तो हमारे पास मौर्य वंश की जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं। नंबर 1 है मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई है इंडिका, तो उसमें बहुत कुछ हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। दूसरा है कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और उसकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र। इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य। अब क्वेश्चन आता है अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं या कमियों का वर्णन कीजिए। तो अभिलेख क्या होते हैं बेटा? जो कि पत्थर, चट्टान या किसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, और हमें अपने इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है इन अभिलेखों से। लेकिन इनकी भी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। क्या है इसकी कमियां? पहला, अक्षरों का हल्के ढंग से खुदा होना। दूसरा, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, तो जिससे हमें समझ में नहीं आते इन अभिलेखों में क्या लिखा है। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी का अर्थ, प्रकाशन या अनुवाद नहीं किया गया है। अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, तो इससे हमें ना आम लोगों के बारे में पता नहीं चल पाता। लास्ट पॉइंट है जरूरी नहीं है कि जिसे आज हम राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। अगला प्रश्न है धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख करें। यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, और उनकी जीविका की, वो जीने के लिए क्या करते थे, तो ये उन्होंने फिक्स कर रखा था। जैसे ब्राह्मण का काम था अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना व करवाना, दान देना व लेना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना। तीसरे पायदान पर थे वैश्य का काम था वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि पालन, गोपालन, व्यापार आदि। इसके अलावा सबसे निचले पायदान पे थे शूद्र, इनके लिए एक ही जीविका निर्धारित कर रखी थी, वो था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि बेटा ये जो बना रखा था ये वर्ण व्यवस्था थी, और लोग इसका पालन करें, इसके लिए ब्राह्मणों ने 2-3 रणनीतियाँ भी अपना रखी थी। पहला कि उन्होंने बताया था कि ये जो व्यवस्था ये हमने नहीं बनाई, ये एक देवीय व्यवस्था है। दूसरा, लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा है वो जन पर आधारित है। तीसरा, राजाओं से भी आग्रह किया था कि वो इस वर्ण व्यवस्था का पालन अपने राज्य में करवाएं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे? यानी महाभारत आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। जो महाभारत है बेटा, संस्कृत के अलावा भी अनेक भाषाओं में इसको लिखा गया है, अनुवाद किया गया है। तीसरा, क्षेत्र विशेष की कहानी इसमें समाहित कर ली गई है। इसकी अनेक पुनर्व्याख्या की गई है।
इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य कला और नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की है। तो अतः हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। आपने टीवी वगैरह पे भी महाभारत देखी होगी। अगला प्रश्न है, प्राचीन मुद्रा शास्त्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो यानी हमें सिक्के के बारे में बताना है। सिक्के की शुरुआत से विनिमय की सुविधा हुई, यानी विनिमय मतलब लेन देन। जब तक सिक्के नहीं थे, मुद्रा नहीं थी, तो हम देखते हैं कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जो कि काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन जब सिक्के की शुरुआत हुई तो इससे विनिमय की सुविधा हुई। दूसरा है आहत सिक्के, जिसे हम पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं। ये सबसे पहले उपयोग में लाए गए थे और यह चांदी और तांबे से बने होते थे, जैसे कि हम देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के। फिर है शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण द्वारा जारी किए गए थे। सिक्के पंजाब और हरियाणा के आदिवासी गणराज्यों द्वारा भी जारी किए गए थे, जिन्हें योद्धे कहा जाता था। और सबसे भव्य जो सोने के सिक्के हैं वो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे, यानी वो बिल्कुल प्योर गोल्ड के थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जैन धर्म की शिक्षा आती है तो भी आपको यही लिखना है बेटा। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे, जिनको हम जो 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो है संपूर्ण जो विश्व है वो प्राणवान है, यानी होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड। पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। दूसरा, अहिंसा के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो इनका कहना था कि इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। यही जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ये लोग विशेष बल दिया करते थे। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है और यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। तो मुक्ति के लिए विहार में निवास करना अनिवार्य नियम बन गया था। और जैन साधु और साध्वी जो वहाँ रहते थे उन्हें ये 5 व्रत करने होते थे। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। अगला प्रश्न है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? यानी कि 6th सेंचुरी BCE है, ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का। तो हमने इसको ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या हुआ था कि हम इसको एक महत्वपूर्ण काल मानते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कि इस काल में प्राचीन राज्यों और नगरों का उदय हुआ। लोहे का प्रयोग पहले की अपेक्षा बढ़ गया। इसी समय सिक्के का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। इस काल में व्यापार व वाणिज्य का काफ़ी विकास हुआ। इसी काल में बहुत से नए धर्म और संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी समय 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे और उनकी शिक्षाएं निम्नलिखित है। नंबर 1 कि विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी या शाश्वत यानी सत्य नहीं है। यहाँ तक कि आत्मा को भी नहीं मानते थे, कहते थे आत्मा विहीन है ये संसार। दूसरा, मनुष्य घोर तपस्या और भोग विलास का मध्यम मार्ग अपनाकर संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तीसरा, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा, यानी वह मौन रहे। महात्मा बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने का परामर्श दिया, क्योंकि उनके अनुसार इस संसार का जो निर्माण है वो मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने। बुद्ध ने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति व निर्वाण, ये निर्माण नहीं निर्वाण है, तो उन्होंने निर्वाण के लिए अच्छे कर्म पर बल दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी
यही निर्देश दिया था कि तुम सब अपने लिए अपनी ज्योति स्वयं बनो, क्योंकि मुक्ति का रास्ता तुम्हें स्वयं ढूंढना है। अगला क्वेश्चन है, मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई का समय विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी है वो विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है उसको, क्योंकि इस काल में ईरान में जरथुस्ट, चीन में खुगनसी, यूनान में सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और भारत में महावीर और बुद्ध व अन्य चिंतकों का उदय हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य व शहर उभर रहे थे, सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे और यह मनीषी यानी यह विद्वान जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर ने वेदों के प्रभुत्व पर भी प्रश्न उठाए। इसलिए यह समय विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी साहित्यिक स्रोतों का विश्लेषण करते समय इतिहासकार किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? महाभारत के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। मान लीजिए हमें कोई साहित्यिक स्रोत में मतलब कोई किताब मिल गई, कोई पुस्तक है, तो उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? तो सबसे पहले भाषा, कि भाषा कौन सी है, किस भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है, सर्वसाधारण की भाषा है या फिर संस्कृत की भाषा है। तो महाभारत की बात करें तो महाभारत का मूल संस्करण संस्कृत में था और महाकाव्य में प्रयुक्त संस्कृत वैदिक संस्कृत की तुलना में सरल है। दूसरा हम देखते हैं कंटेंट, यानी विषय वस्तु कैसा है, आख्यान है या फिर इसमें उपदेशात्मक है। तो महाभारत की बात करते हैं तो इतिहासकार महाभारत की कंटेंट को यानी विषय वस्तु को, सामग्री को दो मुख्य शीर्षकों में बांटते हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान जिसमें कहानियाँ होती हैं और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण होता है, यानी कि समाज में रहकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत की जो मुख्य कथा है वो दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। फिर है लेखक, कि उस पुस्तक का लेखक कौन है। अगर महाभारत के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं जो मूल कहानी थी वो संभवतः सूत कहे जाने वाले भाट सारथी द्वारा रचित थी, यानी महाभारत की जो मूल कथा के लेखक है वो भाट सारथी को माना जाता है। और साहित्यिक परंपरा में महाकाव्य जो महाभारत है इसको लिखने का श्रेय वेद व्यास को जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृतविद वी.एस. सुक्थांकर और उनके दल ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार किया, यानी कि महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कैसे तैयार किया गया? वी.एस. सुक्थांकर के द्वारा। तो 1919 में वी.एस. सुक्थांकर ने महाभारत का एक आलोचनात्मक संस्कार तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों के एक दल का नेतृत्व किया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में लिखे गए पाठ की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन छंदों का चयन किया जो अधिकांश संस्मरणों के लिए सामान्य थे और उन्हें कई खंडों में प्रकाशित किया जो 13,000 से अधिक पृष्ठों में चल रहे थे। यानी जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है वो 13,000 पृष्ठों में लिखा गया था और इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। तो ये थे बेटा आपके फर्स्ट बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेकर आई थी इस वीडियो में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही करके जाने हैं, आपको इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक बार पढ़ के जाने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी नहीं दिए क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग में हैं आते हैं। जैसे सांची का जो स्तूप है वो बचा हुआ है जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, तो उसके नष्ट होने के कारण बताइए। इसके अलावा सांची की मूर्ति कला बताइए, हड़प्पा की नगर योजना की विशेषता बताइए। तो ऐसे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे कि इनको किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, पॉइंट्स में लिखना है। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।